अच्छा, एरिया के नाम अगर बताना चाहें तो कौन से ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर शुरू हुआ और आजकल कौन सी जगहों पर हिसार के अंदर नशा बिक रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने साल से नशे करते रहे तो नशेड़ी के लिए या जो नशा करने वाला व्यक्ति उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी जेब में पैसा। बंदोबस्त कैसे किया जाता रहा, कैसे आपके जेब में नशे के लिए पैसे आए? कभी ऐसा हुआ है कि नशे की लत आप पे ज़्यादा इतनी हावी हो रही है कि आपने घर पर हाथ उठाना शुरू किया है, अपनी वाइफ पर, बच्चों पर या माँ बाप पर? क्या कभी ऐसी स्टेज भी आपकी लाइफ में आई? हाँ जी, बिल्कुल आई है। जब क्रेविंग होती थी, पैसा होता नहीं था, तो उस कंडीशन में इस तरह की हरकतें मैंने की हैं। हमारा प्यारा हिसार, या फिर यूं कहिए कि उड़ता हुआ हिसार। जी हाँ, वैसे हिसार शहर में नशा कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा बढ़ ज़रूर गया है, लेकिन नशा यहाँ पर सालों साल से चलता आ रहा है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कितने बीच दौरान जो है ये नशा कितना रहा और अब एकदम से ये इतना क्यों बढ़ गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में बार बार उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू मैं करवा रही हूँ जिन्होंने स्मोकिंग से लेके हेरोइन तक सभी नशे किए हैं। हिसार शहर के एक एक जड़ का पता है कि कहाँ कौन सा क्या नशा है। खैर, इनका नाम या इनका पता या इनका चेहरा मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे ज़रूर पूछने वाली हूँ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुझे ये बताइए, आपने नशा करना किस उम्र में शुरू किया? मैंने 15 साल की उम्र में नशा करना स्टार्ट किया। 15 साल की उम्र में सबसे पहला नशा आपने क्या किया? मैंने स्मोकिंग की थी। स्मोकिंग की थी। और ये स्मोकिंग का कारण क्या था? आपकी क्यूरियोसिटी या आपका सर्कल? मेरी क्यूरियोसिटी। आपकी क्यूरियोसिटी, यानी कि अकेले बैठ के आपने किया है? नहीं, पीयर ग्रुप में। ग्रुप में किया है आपने? हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद वो आगे किस तरीके से बढ़ा? आगे धीरे धीरे मेरे खुद की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। जब मैं दूसरों को देखता था नशा करते हुए, उस टाइम में ट्रेंडिंग में सुल्फा स्लीपिंग पिल्स होती थी और साथ में कप सिल्क का ट्रेंड था। ठीक है। तो मैंने भी उनकी तरह इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर पार्टीज़ वगैरह के लिए अलग से बैठ के जैसे ड्रिंक वगैरह करते थे, बियर्स वगैरह कर लेते थे। जी, तो मतलब आपने जैसा कि बताया कि जिस ज़माने में आपने शुरू किया, कौन सा साल था वो? ये 96-97 के आसपास। 96-97 की बातें आप बता रहे हैं, मतलब कि एक ज़माने पहले ही यूं कहिए जहाँ पर नशा सिर्फ कफ सिरप से, चिट्टा वगैरह का तो शायद लोगों ने शायद ही नाम सुना नहीं, उस टाइम पर ये चिट्टा स्मैक वगैरह नहीं थे, नहीं होते थे। उस टाइम होता था सुल्फा और कफ सिरप्स या स्लीपिंग पिल्स। इन तीनों में सबसे पहला नशा किस चीज़ का किया? सुल्फा। क्योंकि स्मोकिंग करता था। हाँ। और ये देखता था दूसरों को कि सिगरेट में कुछ डाल के पी रहे हैं। ठीक है। और कुछ उस मेरी क्यूरियोसिटी के चलते मैंने भी वो चीज़ फील करनी चाहिए कि जो। तो स्मोकिंग से सुल्फे तक पहुंचने में कितना समय लगाया? थोड़ा ही समय लग गया था, 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने 2-3 महीने के अंदर प्रमोशन आपका इसमें हो गया। जी, चलिए ठीक है। सुल्फा स्टार्ट किया, उसके बाद 3 नशे तो आपने बताए, उसके बाद अगला नशा कौन सा रहा? अगला नशा तो जैसे ड्रिंक वगैरह का किया। ठीक है। और फिर एक लंबे समय तक यही चीज़ें चलती रही। और अराउंड 10 ईयर्स अगो मैं इंट्रोड्यूस हुआ था स्मैक से। 10 साल पहले आज से। और क्या आपने जो यानी कि 1996 से लेकर के 2010 तक आपने जो नशे किए हैं वो हिसार शहर के अंदर ही आपकी ज़्यादा रहे या फिर आपने बाहर से जाकर के इनसे सीखे? नहीं, सीखे तो यहीं पे थे। ठीक है। लेकिन फैमिली के डिसीजन के अकॉर्डिंगली कि कहीं ये बैड कंपनी की वजह से ऐसा तो कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, उन्होंने मेरे को यहाँ से बाहर भी भेजा। लेकिन वही मेरी क्यूरियोसिटी, उसी तरह की सोसाइटी को मैं ढूंढ लेता था। ठीक है। और तो फिर कितने साल आप बाहर रहे फिर हिसार से? मैं अलग अलग लोकेशंस में कभी साल कभी 2 साल। स्टेबिलिटी मेरी एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रह पाई। ठीक है, बार बार आपके माहौल को बदल दिया जाता था? हाँ जी। ठीक है। तो लेकिन अपने माहौल अपने हिसाब से ढूंढ लिया। उसके बाद अगर बात करें हिसार के अंदर, तो क्या उस समय हिसार के अंदर नशे केवल यही थे या फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे थे? उस टाइम इंजेक्शन का नशा भी था। ठीक है। काफ़ी इंजेक्ट करते थे। 1-2 बारी किया, लेकिन उसका ज़्यादा ही बॉडी पे इस तरह का इफ़ेक्ट होता था कि खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता था। ठीक है। कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता था। अच्छे रिजल्ट्स उस नशे के हाँ, आपको हाँ। नहीं लगे? ठीक है। तो
कंपैरेटिवली अगर बात करें इंजेक्शन की तो 100 में से कितने लोग अमूमन लेते होंगे, यानी कि कितना परसेंटेज रहा होगा उस टाइम इंजेक्टिंग के थ्रू ड्रग्स लेने का? 2 और 3% मैक्सिमम। 2 और 3%। और जो वो जो लोग होते थे उस टाइम जो नशा करते थे उनका द लेवल ऑफ सोसाइटी क्या था? लेवल ऑफ सोसाइटी आप जानते ही हैं कि एक जो ड्रग एडिक्ट हो गया है उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी माना जाता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है, तो मतलब जैसे हम कहीं ना कहीं शरारती तत्व जिन्हें कह देते हैं उस तरीके के वो लोग हाँ रहे जी, हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 2-3% लोग जो है ड्रग्स उस टाइम पे इंजेक्टिंग के थ्रू ले रहे थे। धीरे धीरे ये नशा बढ़ा कैसे हिसार के अंदर? कुछ तो मीडिया से यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे, ठीक है। और कुछ वही बात है कि पेडलर्स भी अपने इनकम रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए अलग अलग ड्रग्स से इंट्रोड्यूस कराते ही हैं एडिक्ट्स को। जी, तो यही कुछ चलिए पैडलर्स के बात तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बोल रहे हैं कि मीडिया से जो है यूथ अफेक्टेड होती है, तो मीडिया ने किस तरीके से ड्रग्स को बढ़ावा दिया है? मीडिया जैसे कि मूवीज़ वगैरह में है, ठीक है, हम देखते हैं कि वो फंटेसी के अंदर किस तरह से। मल्टीमीडिया की आप बात हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मीडिया यानी कि टेलीविज़न या फिर एक्टर्स का जो वो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं यूथ को बिल्कुल। साइकोलॉजिकल असर डालता रहा हाँ है। जी। ठीक है, क्या लगता है आपने इतने साल नशा खरीदा है शहर के अंदर, कौन सा ऐसा इलाका है शहर का जहाँ पर नशा यहाँ पर मिलना शुरू हुआ था हिसार के अंदर? देखो कि मेरी खुद का एक्सपीरियंस है ये तो, कि शहर के हर स्लम एरिया के अंदर ड्रग्स बेची जाती है। ठीक है, 1996 से ही हाँ हाँ। उस जमाने से यहाँ पर हाँ ड्रग्स जी, बिकती रही हाँ, है। स्लम एरिया जहाँ पे भी है वहाँ पर ड्रग्स पेडलर्स ज़रूर मिल जाते हैं। लेकिन उस समय तो सर लोगों को जानकारी नहीं थी, तो स्लम एरिया में कैसे उसको बेचा जा सकता है? ऐसी चीज़ें स्टार्ट ही वहाँ से होती है। ठीक है, एरिया के नाम अगर बताना चाहें तो कौन सी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर शुरू हुआ और आजकल कौन सी जगहों पर हिसार के अंदर नशा बिक रहा है? ये अपने सुंदर नगर में है। ठीक है, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुई पहले वो बताइए। शुरुआत ये कृष्णा नगर की बैक साइड में है, चुना भट्टी, ठीक है। वहाँ पे भी था। ठीक है। कुछ ये कैमरी रोड फाटक के पास में था, और उधर अपने सुंदर नगर की साइड में। ठीक है, और अब अगर बात करें तो अब ये लेवल कहाँ पे पहुँच गया है? अब कौन से इलाके में ये नशे मिलते हैं? अब तो पीक पे चल रहे हैं पेडलर्स सबसे ज़्यादा तो सुंदर नगर में, और उधर मिर्ज़ापुर रोड बाईपास पर। ठीक है, और अम्बेडकर कॉलोनी की हाल अगर पूछे तो? हाँ, वही सुंदर नगर, विकास नगर, अच्छा, वो सारे एक ही सेम कॉलोनी। इलाके? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक है। हम पहुंच गए थे इंजेक्शन के थ्रू, आपने बताया कि 2-3% लोग करते थे। आपका 2010 में किस तरीके से शुरुआत हुई थी? मेरा स्मैक से हुआ था। ठीक है। मैं एब्रॉड से रिटर्न हुआ तो उस टाइम मैं वहाँ पर भी देखा था, और यूज़ भी किया था वहाँ पर ठीक भी। है, अच्छा मुझे ये बताइए कि इतने साल से नशे करते रहे, तो नशेड़ी के लिए या जो नशा करने वाला व्यक्ति उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी जेब में पैसा। हाँ जी। बंदोबस्त कैसे किया जाता रहा, कैसे आपके जेब में नशे के लिए पैसे आए? नशे के लिए ऑलमोस्ट झूठ बोलना, मेरे लिए तो यही चीज़ रही। मैं टाइम से जॉब भी करने लग गया था, लेकिन कोई चीज़ मैनेज्ड वे से नहीं थी। कभी किसी से, फ्रेंड्स से बोरो कर लिया, रिलेटिव्स से बोरो कर लिया, जहाँ पर भी अपनी फैमिली का कहीं पर भी लेन देन है, तो वहाँ पे मैंने कोशिश की है पैसे लेने की। ठीक है, हर जगह से आपने पैसे लेने की कोशिश की है। स्मैक से आपने शुरुआत की, फिर कौन से ड्रग से होते हुए आप हेरोइन तक पहुंचे हैं? एक बार थोड़ा सा जायजा इस बात का दे दीजिए। स्मैक के बाद में हेरोइन ही यूज़ किया है, और ठीक है। तो कोई वो नहीं है। स्मैक के बाद सीधा ही आपने हेरोइन यूज़ किया हेरोइन, है? क्योंकि अच्छा, ये कुछ सिमिलर से ड्रग यूजिंग पैटर्न था दोनों का, ठीक है, क्योंकि पेपर के ऊपर लेते थे। ठीक है। तो आजकल जिस तरीके से लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हिसार शहर के अंदर ले रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये पेडलर्स की वजह से है या पुलिस भी उनकी मदद कर रही है? क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा ना कि अंदर की बात क्या है। नहीं, पुलिस तो क्या सपोर्ट करेगी। पुलिस कह सकते हैं कि पेडलर्स की सपोर्ट करती है उस कंडीशन में, क्योंकि क्लियर है जहाँ पे नशा बिक रहा है वहाँ पर पुलिस की रेड भी होती है, जी बिल्कुल। और एडिक्ट्स वहाँ पर पकड़े भी जाते हैं। तो मुझे ये
बताइए, जिस तरीके से मानिए कि कभी क्या इस दौरान, मतलब जब से आपने शुरू किया है और अब तक आप देखते आ रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि शहर के अंदर इतनी सख्ती हुई हो कि आपको ड्रग्स लेने में भी, खरीदने में मुश्किल आने लगी हो? हाँ, जब प्रशासन की ज़्यादा सख्ताई होती थी तो उस कंडीशन में ये लोग ये नहीं देते थे नशा। ठीक है, तो कितनी बार ये सख्ताई जो है शहर के अंदर हुई है आपके हिसाब से? जब भी नशा मुक्ति अभियान चले हैं या ये लगा के चलो कि पुलिस प्रशासन में कोई उच्च अधिकारी का तबादला हो गया तो उस सिचुएशन के अंदर है ना, ऐसी कंडीशंस आ जाती थी। ठीक है, मतलब कि कोई भी नया अधिकारी यहाँ पर आया है या यहाँ से गया है, उस समय इस तरीके की फेरबदल होते थे, लेकिन नए अधिकारी के आने के बाद कितने दिनों बाद मामला सेट हो जाता? मानिए कि भाई इतने दिन के बाद जो है अब ड्रग्स नॉर्मली हमें मिलने लग जाएंगे। ऐसा तो कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, फिर भी कभी 2 महीने कभी 3 महीने भी दबिश बढ़ती थी। 2-3 महीने तक ही दबिश रही है बस। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट तो इस दौरान ये 2-3 महीने, क्योंकि देखिए ये बात आपका शरीर तो नहीं समझता है, वो तो ड्रग्स मांगता है, तो उस दौरान अपने ड्रग्स की पूर्ति कहाँ से करते थे फिर आप? उसी कंडीशन में आउट स्टेशन से मैनेज करता था। आउट स्टेशन से आप मैनेज हाँ करते जी, थे। ठीक है, तो हेरोइन का नशा आप कितने साल तक करते थे? ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं रहा मेरा, कुछ ही महीने का रहा है हेरोइन का। कुछ ही महीने का हाँ रहा। जी, और उसके बाद सारे नशे आपने कितने साल पहले करने छोड़ दिए हैं? मैंने 2.5 साल से नशा छोड़ रखा है। 2.5 साल से नशा छोड़ हाँ दिया। जी। किस तरीके से अपने आप को कन्विंस किया नशा छोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय रहा जब आप नशे से जुड़े रहे, तो किस तरीके से खुद को मजबूत किया इस चीज़ के लिए? इसके लिए पहले तो जो मेन ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पर है अंकुश फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। वो मेरे लिए सपोर्टिव रहा। वो था कि काउंसलिंग बेस्ड। ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय ट्रीटमेंट, मिस्टर विपिन शर्मा जी ने सपोर्ट किया मेरे को दोबारा से लाइफ मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए मेरे को जॉब वगैरह अरेंज करवाए। ठीक है, तो मतलब वहाँ से आपको हेल्प हुई है वापस अपनी लाइफ में जाने लाइफ में सेट होने के जी। लिए। जिस समय आपने नशा किया है, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, जी। किस एज में आपकी शादी हुई, किस साल में? मेरी अर्ली एज में शादी कर दी थी। घर वालों का यही सोचना था कि क्या शायद शादी नशा करने छोड़ से दे। नशा छोड़ दे। हाँ जी, कौन से सन में आपकी शादी हुई? 98 में। 98 में, 96 में आपने शुरू किया, 98 में आपकी शादी हो गई। तो जो नशा आप करते रहे, उसका आपके पारिवारिक जीवन पर या आपकी संगिनी पर क्या असर रहा उसका? ऑब्वियस सी बात है, नशा करते हैं तो रिलेशन तो रहते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी गैप रहा है। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट भी रही है कि उन्होंने टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करवाना चाहा, ठीक है। बट एक मैनेज्ड लाइफ नहीं कह सकता मैं इस चीज़ को, थी ही नहीं क्योंकि। बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि नशे की लत आप पे ज़्यादा इतनी हावी हो रही है कि आपने घर पर हाथ उठाना शुरू किया है, अपनी वाइफ पर, बच्चों पर या माँ बाप पर? क्या कभी ऐसी स्टेज भी आपकी लाइफ में आई? हाँ जी, बिल्कुल आई है। जब क्रेविंग होती थी, पैसा होता नहीं था, तो उस कंडीशन में इस तरह की हरकतें मैंने की हैं। तो जिस टाइम आप ये हरकतें कर रहे होते थे, मानिए आप हाथ उठा रहे हैं अपने परिवार वालों पर, तो क्या उस टाइम आपको बुरा नहीं लगता था? उस टाइम क्या आपको सुध नहीं होती थी इस चीज़ की कि आप क्या कर रहे हैं? उस टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी मेरा ड्रग्स चॉइस ही रखती थी कि मेरे को नशा चाहिए, कैसे भी चाहे कैसे भी हो। ठीक है। और जब क्रेविंग्स आपकी शांत होते थे किस तरीके से, तो उसके बाद आप फील करते थे, रियलाइज़ करते थे इन चीज़ों को? रियलाइज़ करता था, बट इतने ही कि जब तक कि दोबारा से नशे के लिए मेरे को क्रेविंग नहीं हो रही है, मैं नशा करके सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, मतलब जब तक आपको नशे की दोबारा क्रेविंग्स नहीं हो रही है, तब तक वो चीज़ें आपको बुरी लगती थी, उसके बाद आप में वापस से फिर वही चीज़ आ जाती थी। हाँ जी, ठीक है। क्रेविंग्स किस हद तक हुई? किसी को थप्पड़ मारने तक की या फिर किसी को जान से मारने तक की भी क्रेविंग्स आप में कभी हुई हैं? मार पिटाई तक की हुई है, जान से मारने तक की इतनी नौबत क्या नहीं। आप, अच्छा आपने नशा किया है, आपको क्या लगता है क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे कर रहा है, वो अपनी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए, पैसे का बंदोबस्त करने के लिए किसी को जान से भी मार सकता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नहीं हो रही है मैनेज, तो बॉडी की डिपेंडेंसी इस हद तक होती है कि खुद को ये फील होता है अब या तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो नशा नहीं करूंगा। ठीक है। तो उस टाइम में जैसे कि आपके मन में डाउट होता है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं अगले को मार दूं, तो उसमें कितने % चांसेस रहते हैं कि बंदा जो है खुद दूसरे की जान लेने की ज़्यादा सोचता है?
उसी कंडीशन में तो 100% दूसरे के ऊपर ही थ्रेट करता है। दूसरे की तरफ ही, मतलब दूसरे की जान लेने के लिए वो भागता है। ठीक है, तो ये वो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि हर एक अनजान व्यक्ति पूछना चाहता है, सुनना चाहता है। मैंने भी उसी तरीके से इनसे ये सवाल पूछे हैं और अब दिखा भी रही हूँ कि इतने साल ड्रग्स लेने के बाद या फिर नशा करने के बाद जो है ये नशे को छोड़ चुके हैं और अब सुखी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो लोग या तो नशा नहीं कर रहे हैं तो वो तो पहली बात दूर ही रहिए, और अगर कोई कर रहा है तो दूर मत भागिए, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, रिहैब सेंटर्स तक पहुंचिए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से ठीक करने की कोशिश भी कीजिए। और साथ साथ आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आते रहूँगी, जिसे देखने के लिए बस शेयर करते रहिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज़ को। नमस्कार।